इन दिनों इजराइल और फ़लस्तीन का एक गुट हमास आपसी युद्ध में उलझे हैं। ये विवाद 100 साल पुराना है, जब यहूदियों के लिए एक अलग देश बनाने की मांग उठी। आइए जानते हैं कि इस विवाद की जड़ क्या थी और कब कब क्या क्या हुआ। यह है आवाज़ द वॉइस और आप देखना शुरू कर चुके हैं द मनजीत ठाकुर शो। पिछले शनिवार को इजराइल पर गाज़ा से अचानक एक बड़ा हमला हुआ। इसके बाद इजराइल की ओर से जवाबी कार्रवाई की गई और एक पुराने विवाद में तनाव और हिंसा की नई लपटें उठने लगी। इजराइल पर हमले की जिम्मेदारी फ़लस्तीनी चरमपंथी गुट हमास ने ली है। हमास ने जितने बड़े पैमाने पर इजराइल पर हमला बोला है, उसे अभूतपूर्व कहा जा रहा है। हमास का दावा है कि उसने शनिवार तड़के इजराइल पर 5000 रॉकेट दागे। इजराइल के कई शहरों में जानमाल का काफ़ी नुकसान हुआ है। अधिकारियों ने कहा है कि हमले में 100 इजरायली नागरिकों की मौत हुई है और 985 से अधिक लोग घायल हुए हैं। जवाबी कार्रवाई में इजराइल ने गाज़ा पट्टी में हमास के 17 सैन्य ठिकानों और 4 हेडक्वार्टर पर हवाई हमला किया, जिसमें स्थानीय अधिकारियों के मुताबिक 198 फ़लस्तीनी मारे गए हैं और 1000 से अधिक घायल हुए हैं। इजराइल और फ़लस्तीन के बीच बीते कई दशकों से विवाद चल रहा है। इसे लेकर कई बार युद्ध भी हुए और युद्ध जैसे हालात भी पैदा हुए। ये विवाद 100 साल पुराना है, जब यहूदियों के लिए एक अलग देश बनाने की मांग उठी। आइए जानते हैं कि इस विवाद की जड़ क्या थी और कब कब क्या क्या हुआ। 20वीं सदी की शुरुआत में यूरोप में यहूदियों को निशाना बनाया जाने लगा था। इन हालात में यहूदी लोगों के लिए एक अलग देश बनाने की मांग जोर पकड़ने लगी। भूमध्य सागर और जॉर्डन नदी के बीच पड़ने वाला फ़लस्तीन का इलाका मुसलमानों, यहूदियों और ईसाई धर्म तीनों के लिए पवित्र माना जाता है। इस इलाके पर ऑटोमन साम्राज्य का नियंत्रण था और ये ज़्यादातर अरबों और दूसरे मुस्लिम समुदायों के कब्जे में रहा। इस सब के बीच यहाँ यहूदी लोग बड़ी संख्या में आकर बसने लगे और स्थानीय लोगों के बीच उन्हें लेकर विरोध शुरू हो गया। पहले विश्व युद्ध के बाद ऑटोमन साम्राज्य का विघटन हो गया, खत्म हो गया और ब्रिटेन को राष्ट्रसंघ की ओर से फ़लस्तीन का प्रशासन अपने नियंत्रण में लेने की मंजूरी मिल गई। लेकिन पहले विश्व युद्ध के पहले और लड़ाई के दौरान अंग्रेज़ों ने अरबों और यहूदी लोगों से कई वायदे किए थे, जिसका वे थोड़ा सा हिस्सा भी पूरा नहीं कर पाए। ब्रिटेन ने फ्रांस के साथ पहले ही मध्य पूर्व का बंटवारा कर लिया था और इस वजह से अरब लोगों और यहूदियों के बीच तनाव की स्थिति पैदा हो गई और दोनों ही पक्षों के सशस्त्र गुटों के बीच हिंसक झड़पों की शुरुआत हो गई। दूसरे विश्व युद्ध और नाजियों के हाथों यहूदियों के व्यापक नरसंहार के बाद यहूदियों के लिए अलग देश की मांग को लेकर दबाव बढ़ने लगा और उस वक्त ये प्लान बनाया गया कि ब्रिटेन के नियंत्रण वाले इलाके को फ़लस्तीनियों और यहूदियों के बीच बांट दिया जाएगा। 1947 में संयुक्त राष्ट्र में फ़लस्तीन को यहूदियों और अरबों के अलग अलग राष्ट्र में बांटने को लेकर वोटिंग हुई और यरूशलेम को एक अंतर्राष्ट्रीय शहर बनाने की योजना बनाई गई। इस योजना को यहूदी नेताओं ने तो मान लिया, जबकि अरब पक्ष ने इसको खारिज कर दिया और ये योजना कभी लागू नहीं हो पाई। 1948 में समस्या सुलझाने में नाकाम होकर ब्रिटिश शासक चले गए। आखिरकार 14 मई 1948 को इजराइल की स्थापना हो गई और इजराइल के गठन के साथ ही एक स्थानीय तनाव क्षेत्रीय विवाद में, रीजनल टेंशन में बदल गया। अगले ही दिन मिस्र, जॉर्डन, सीरिया और इराक ने इस इलाके पर हमला कर दिया। ये पहला अरब इजराइल संघर्ष था। इसे ही यहूदियों का स्वतंत्रता संग्राम भी कई जानकार कहते हैं। इस लड़ाई के ख़त्म होने के बाद संयुक्त राष्ट्र ने एक अरब राज्य के लिए आधी ज़मीन मुकर्रर की। फ़लस्तीनियों के लिए वहीं से त्रासदी का दौर शुरू हो गया। 7.5 लाख फ़लस्तीनियों को भागकर पड़ोसी देशों में पनाह लेनी पड़ी या फिर यहूदी फोर्सेस ने उन्हें बेदखल कर दिया। लेकिन साल 1948 में यहूदियों और अरबों के बीच ये कोई आखिरी संघर्ष का नहीं था। 1956 में स्वेज़ नहर को लेकर विवाद हुआ और इजराइल और मिस्र एक बार फिर से एक दूसरे के सामने खड़े हो गए। लेकिन ये मामला मैदान जंग से बाहर सुलझा लिया गया। लेकिन साल 1967 में 6 दिनों तक चला अरब इजराइल संघर्ष एक तरह से आखिरी बड़ी लड़ाई थी। उस साल 5 जून से 10 जून के बीच जो कुछ हुआ उसका लॉन्ग टर्म में असर देखा गया। अरब देशों के सैनिक गठबंधन पर इजराइल को जीत मिली। गाज़ा पट्टी, मिस्र का सिनाई प्रायद्वीप, जॉर्डन से वेस्ट बैंक जिसको पूर्वी यरूशलेम के साथ जोड़ा जाता है और सीरिया से गोलन हाइट्स उसके नियंत्रण में आ गए। 5 लाख फ़लस्तीनी लोग विस्थापित हो गए। आखिरी अरब इजराइल संघर्ष साल 1973 का योम किप्पुर का लड़ाई थी। 6 अक्टूबर 1973 को जब मिस्र और सीरिया की सेना ने इजरायली बलों पर सुनियोजित तौर पर हमला किया था, तब इजराइल पूरी तरह
हिल गया था। इसके 6 साल पहले ही इजराइल ने अरब सेनाओं को हराया था। इसने महज 6 दिनों में जॉर्डन से वेस्ट बैंक, पूर्वी यरूशलेम, सिनाई प्रायद्वीप और मिस्र से गजा और सीरिया से गोलन हाइट्स पर अपना कब्जा कर लिया था। 7 अक्टूबर को हुए हमास के हमले और योम किप्पुर के बीच लगातार तुलना की जा रही है। साल 1973 में शुरुआती झटकों के बाद इजराइल ने अपने अधिकांश क्षेत्र को वापस पा लिया था। मिस्र और सीरिया ने इजराइल के खिलाफ ये जंग लड़ी थी। मिस्र को सिनाई प्रायद्वीप फिर से हासिल हो गया, लेकिन मिस्र ने इतना बड़ा हमला किया था जो इजराइल के मानस में, उनके दिमाग में हमेशा के लिए छपा हुआ रह गया। 5 सालों के भीतर इजराइल ने मिस्र के साथ कैंप डेविड समझौता किया, जिसके तहत संबंधों को सामान्य बनाने के बदले सिनाई प्रायद्वीप लौटाने पर सहमति बनी। साल 1982 में इजराइल ने इस क्षेत्र पर अपना दावा छोड़ दिया, लेकिन गजा पर नहीं। 6 साल बाद मिस्र इजराइल के साथ शांति समझौता करने वाला पहला अरब देश बना। जॉर्डन ने आगे चलकर इसका अनुसरण किया। सवाल है कि इजराइल की स्थापना मिडिल ईस्ट में ही क्यों हुई, जहां पे आज इजराइल है। यहूदियों का मानना है कि आज जहां इजराइल बसा हुआ है, ये वही इलाका है जो ईश्वर ने उनके पहले पूर्वज अब्राहम और उनके वंशजों को देने का वादा किया था। पुराने समय में इस इलाके पर असीरियों, यानी आज के इराक, ईरान, तुर्की और सीरिया में रहने वाले कबायली लोग, बेबीलोन, पर्सिया, मकदूनिया और रोमन लोगों का हमला होता रहता था। रोमन साम्राज्य में ही इस इलाके को फ़लस्तीन नाम दिया गया था और ईसा के 7 दशकों के बाद यहूदी लोग इस इलाके से बेदखल कर दिए गए। इस्लाम के अस्तित्व में आने के साथ ही, उसके विस्तार होने के साथ ही 7वीं सदी में फ़लस्तीन अरबों के नियंत्रण में था और फिर यूरोपीय हमलावरों ने इस पर जीत हासिल की। साल 1516 में ये तुर्की के नियंत्रण में चला गया और फिर पहले विश्व युद्ध तक ब्रिटेन के कब्जे में जाने तक स्थिति ऐसी ही बनी रही। फ़लस्तीन पर संयुक्त राष्ट्र की एक स्पेशल कमेटी ने 3 सितंबर 1947 को जनरल असेंबली को अपनी रिपोर्ट सौंपी। इस रिपोर्ट में कमेटी ने मध्य पूर्व में यहूदी राष्ट्र की स्थापना के लिए धार्मिक और ऐतिहासिक दलीलों को स्वीकार कर लिया। साल 1917 के बाल्फोर घोषणा पत्र में ब्रिटिश सरकार ने यहूदियों को फ़लस्तीन में राष्ट्रीय घर देने की बात मान ली थी। इस घोषणा पत्र में यहूदी लोगों के फ़लस्तीन के साथ ऐतिहासिक संबंध को मान्यता दी गई थी और इसी के आधार पर फ़लस्तीन के इलाके में यहूदी राज्य की नींव पड़ी। यूरोप में नाजियों के हाथों लाखों यहूदियों के जनसंहार के बाद और दूसरे विश्व युद्ध के दौरान एक अलग यहूदी राष्ट्र को मान्यता देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दबाव बढ़ने लगा था। अरब लोगों और यहूदियों के बीच बढ़ते टेंशन को सुलझाने में नाकाम होने के बाद ब्रिटेन ने यह मुद्दा संयुक्त राष्ट्र में विचार के लिए रखा। 29 नवंबर 1947 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने फ़लस्तीन के बंटवारे की योजना को मंजूरी दे दी। इसमें एक अरब देश और यहूदी राज्य के गठन की सिफारिश की गई और साथ ही यरूशलेम के लिए एक विशेष व्यवस्था का प्रावधान भी किया गया। इस योजना को यहूदियों ने स्वीकार कर लिया, लेकिन अरब लोगों ने खारिज कर दिया। वे इसे अपनी ज़मीन खोने के तौर पर देख रहे थे। यही वजह थी कि संयुक्त राष्ट्र की योजना को कभी लागू नहीं किया जा सका। फ़लस्तीन पर ब्रिटेन का नियंत्रण समाप्त होने के एक दिन पहले 14 मई 1948 को स्वतंत्र इजराइल के गठन की घोषणा कर दी गई और इसके अगले दिन इजराइल ने संयुक्त राष्ट्र की सदस्यता के लिए आवेदन कर दिया और 1 साल बाद उसे इसकी मंजूरी भी मिल गई। संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों में 83% देश इजराइल को मान्यता दे चुके हैं। दिसंबर 2019 तक 193 देशों में 162 ने इजराइल को मान्यता दे दी थी। फ़लस्तीन पर संयुक्त राष्ट्र की स्पेशल कमेटी ने 1947 में जनरल असेंबली को रिपोर्ट सौंपी थी। उसमें सिफारिश की गई थी कि अरब राष्ट्र में वेस्टर्न गैली यानी समारिया और जूडिया का पहाड़ी इलाका शामिल किया जाए। कमेटी ने यरूशलेम और मिस्र की सीमा से लगने वाले इस्दुद के तटीय मैदान को इससे बाहर रखने की अनुशंसा की थी, सिफारिश की थी। लेकिन इस क्षेत्र के बंटवारे को साल 1949 में खींची गई आर्मी स्टाइस रेखा से डिफाइन किया गया है, परिभाषित किया गया है। ये रेखा इजराइल के गठन और उसके पहले अरब इजराइल युद्ध के बाद खींची गई थी। फ़लस्तीन के ये 2 इलाके हैं, वेस्ट बैंक जिसमें पूर्वी यरूशलेम शामिल है और गजा पट्टी। ये दोनों क्षेत्र एक दूसरे से 45 किलोमीटर की दूरी पर है। वेस्ट बैंक का क्षेत्रफल 5,970 वर्ग किलोमीटर है, तो गजा पट्टी का क्षेत्रफल जो है वो 365 वर्ग किलोमीटर। वेस्ट बैंक यरूशलेम और जॉर्डन के पूर्वी इलाके के बीच पड़ता है। यरूशलेम को फ़लस्तीनी पक्ष और इजराइल दोनों ही अपनी राजधानी बताते हैं। गजा पट्टी 41 किलोमीटर लंबा इलाका है, जिसकी चौड़ाई 6 से 12 किलोमीटर के बीच पड़ती है। गजा की 51 किलोमीटर लंबी सीमा इजराइल से लगती है, 7 किलोमीटर मिस्र के साथ और 40 किलोमीटर भूमध्य सागर का तटवर्ती इलाका है।
गजा पट्टी को इजराइल ने साल 1967 की लड़ाई में अपने नियंत्रण में ले लिया था। साल 2005 में इजराइल ने इस पर अपना कब्जा छोड़ दिया। हालांकि इजराइल गजा पट्टी से लोगों, सामानों और सेवाओं की आमद रफ्त को हवा, ज़मीन और समंदर हर तरह से नियंत्रित करता है। फिलहाल गजा पट्टी हमास के नियंत्रण वाला इलाका है। हमास इजराइल का सशस्त्र गुट है जो फ़लस्तीन के अन्य धड़ों के साथ इजराइल के समझौते को मान्यता नहीं देता है। इसके उलट वेस्ट बैंक पर फ़लस्तीनी नेशनल अथॉरिटी का शासन है। फ़लस्तीनी नेशनल अथॉरिटी को इंटरनेशनल समुदाय ने फ़लस्तीनियों की सरकार के रूप में मान्यता दे रखी है। तो फ़लस्तीनियों और इजरायलियों के बीच आखिर विवाद के मुख्य बिंदु क्या हैं? ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण है और आप सबको जानना चाहिए। एक स्वतंत्र फ़लस्तीनी राष्ट्र के गठन में देरी, वेस्ट बैंक में यहूदी बस्तियां बसाने का काम और फ़लस्तीनी क्षेत्र के आसपास सुरक्षा घेरा, ये वो वजहें हैं जिससे शांति प्रक्रिया में बाधा पहुंचती है। हेग स्थित अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने फ़लस्तीनी क्षेत्र के आसपास इजराइल के सुरक्षा घेरे की आलोचना भी की है। साल 2000 में अमेरिका के कैंप डेविड में जब राष्ट्रपति बिल क्लिंटन की मौजूदगी में दोनों पक्षों के बीच सुलह कराने की आखिरी बार गंभीर कोशिश हुई थी, तब ये साफ हो गया था कि फ़लस्तीनियों और इजरायलियों के बीच शांति की राह में केवल यही बाधाएं नहीं हैं। उस वक्त इजराइल के प्रधानमंत्री एहूद बाराक और यासिर अराफात के बीच बिल क्लिंटन समझौता कराने में नाकाम रहे थे। जिन मुद्दों पर दोनों पक्षों के बीच असहमति थी वे थी यरूशलेम, सीमा और ज़मीन, यहूदी बस्तियां और फ़लस्तीनी शरणार्थियों का मुद्दा। इजराइल का दावा है कि यरूशलेम उसका इलाका है। उसका कहना है कि साल 1967 में पूर्वी यरूशलेम पर कब्जे के बाद से ही यरूशलेम उसकी राजधानी रही है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसे मान्यता नहीं मिली हुई है। फ़लस्तीनी पक्ष पूर्वी यरूशलेम को अपनी राजधानी बनाना चाहता है। फ़लस्तीनियों की मांग है कि 6 दिन तक चले अरब इजराइल युद्ध यानी 4 जून 1967 से पहले की स्थिति के मुताबिक उसकी सीमाओं का निर्धारण किया जाए, जिसे इजराइल मानने से इनकार करता है। यहूदी बस्तियां इजराइल ने कब्जे वाले ज़मीन पर बसाई हैं। अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के तहत ये अवैध हैं। वेस्ट बैंक और पूर्वी यरूशलेम में इन बस्तियों में 5 लाख से ज़्यादा यहूदी रहते हैं। फ़लस्तीनी शरणार्थियों की संख्या वास्तव में कितनी है, ये इस बात पर निर्भर करता है कि इसे गिन कौन रहा है। PLO का कहना है कि इनकी संख्या 1 करोड़ से अधिक है। इनमें आधे लोग संयुक्त राष्ट्र के पास रजिस्टर्ड हैं। फ़लस्तीनियों का कहना है कि इन शरणार्थियों को अपनी ज़मीन पर लौटने का हक़ है, लेकिन वो जिस ज़मीन की बात कर रहे हैं वो आज का इजराइल है, और अगर ऐसा हुआ तो यहूदी राष्ट्र के तौर पर उसकी पहचान का क्या होगा। जो भी हो, 1 सदी से भी ज़्यादा लंबे वक्त से चल रहे इस मामले को सुलझाना ज़रूरी है, क्योंकि ये न सिर्फ विश्व शांति के लिए ज़रूरी है, बल्कि दोनों तरफ से मारे जा रहे निर्दोष नागरिकों की सुरक्षा और उनकी जान माल के लिए। आज इतना ही, शेष फिर कभी। नमस्कार।